गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य को जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे, किन किन स्रोतों के द्वारा मौर्य साम्राज्य को जाना जा सकता था, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं इनके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। मौर्य काल का भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य में अनेक दृष्टियों से एवं अनेक अर्थों में एक बड़ा विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य काल की इस विशेषता के आधार पर ही इस प्रकार है जैसे मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम महान और भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली बार भारत में सही अर्थों में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई थी। राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य हर्यवंशी नरेशों ने प्रारंभ किया था उसे मौर्यों ने पूर्ण किया था। दूसरी, मौर्य काल की एक दूसरी विशेषता यह थी कि बड़े पैमाने पर प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रयोग किया गया। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत विशाल मौर्य साम्राज्य को एक सुसंगठित समान शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया। तीसरा, मौर्य काल की तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ से अपेक्षाकृत एक निश्चित तिथिक्रम का आरंभ हो जाता है और हम इतिहास की सुदृढ़ धारा पर अवतरित हो जाते हैं। और चौथी विशेषता यह है कि विपुल विविध एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत इतिहास के हमको इस मौर्य काल से मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं मौर्य इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। ठीक है, तो मौर्य इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें पहला स्रोत है अभिलेखीय प्रमाण, दूसरा साहित्यिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी स्रोत, चौथा पुरातात्विक उत्खनन, पांचवा कलात्मक अवशेष और छठे मुद्राएं। ये सारे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम लोग मौर्य वंश के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहले अभिलेखीय प्रमाण के ऊपर। अभिलेखीय साक्ष्य मौर्य इतिहास के अत्यंत प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत हैं। इसमें अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि हैं। अशोक के अभिलेख भारत के प्राचीन सर्वाधिक सुरक्षित एवं तिथियुक्त आलेख हैं। ये शिलाओं, स्तंभों और गुहाओं में उत्कीर्ण कराए गए थे। अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा पश्चिमोत्तर प्रदेश से प्राप्त अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला और लमगान अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरेमाइक लिपियों में हैं और कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त शिलालेख दो भाषाओं में है, यूनानी भाषा और उसका रूपांतरण अरेमाइक भाषा में है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया जैसे पहले 14 वृद्ध शिलालेख। इन बड़े बड़े शिलालेख खंडों पर उत्कीर्ण ये 14 वृद्ध शिलालेख पूर्ण या आंशिक रूप में निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं जैसे शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, जूनागढ़ गुजरात, सोपारा महाराष्ट्र के अंदर, कालसी देहरादून उत्तर प्रदेश में, धौली और जौगढ़ दोनों उड़ीसा में तथा एरुगढ़ी और कर्नूल ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बात करते हैं अब दूसरा लघु शिलालेख। लघु शिलालेख संख्या में 2 हैं। प्रथम लघु शिलालेख रूपनाथ, जबलपुर मध्य प्रदेश, सहसराम आरा बिहार, बेराट जयपुर राजस्थान, मास्की आंध्र प्रदेश, गोवी मठ पालिकागुड दोनों स्थान कर्नाटक में, एरगोडी कर्नूल आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मगिरी सिद्धपुर तथा जटिंग रामेश्वरम तीनों स्थान चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। द्वितीय लघु शिलालेख केवल अंतिम 4 स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के लघु शिलालेख बाद में इन स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं जैसे गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, अहरोरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, पनगुड़िया सीहोर मध्य प्रदेश, सारोमारो शहडोल मध्य प्रदेश, राजुल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश, सन्नती गुलबर्गा कर्नाटक, बहापुर नई दिल्ली, नित्तूर बेल्लारी कर्नाटक से और उदयगोलम बेल्लारी कर्नाटक से।
इसके साथ ही 7 स्तंभ लेख भी हैं। ये संख्या में 7 हैं और इन स्थानों से प्राप्त हैं, जैसे दिल्ली का टोपारा, अम्बाला हरियाणा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी इलाहाबाद, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ एवं रामपुर व दिल्ली टोपारा स्तंभ लेख में ही अशोक के 7 अभिलेख मिलते हैं। शेष सभी स्तंभों पर 6 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। लघु स्तंभ लेख। 3 लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची और कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं। लुम्बिनी तथा निगलिब, ये दोनों स्थान अभी नेपाल की तराई में हैं, से अशोक के भिन्न लघु स्तंभ मिले हैं। इलाहाबाद से प्राप्त रानी का स्तंभ लेख भी लघु स्तंभ लेख की श्रेणी में गिना जाता है। बैराट या भाबरू शिलालेख। यह बैराट की एक पहाड़ी, जो कि जयपुर राजस्थान की तरफ पड़ता है, पहाड़ी की चोटी से प्राप्त हुआ था और इस समय कलकत्ता संग्रहालय में है। इस अभिलेख से बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की श्रद्धा प्रकट होती है। यह अभिलेख बैराट से ही प्राप्त हुआ था, लेकिन इसकी खोज करने वाले कैप्टन बर्ट ने इसे गलती से भाबरू, बैराट से 20 किलोमीटर दूर से प्राप्त लिख दिया। भाबरू में उस समय पुराविदों का शिविर लिखा हुआ था, अतः इस अभिलेख का प्रचलित नाम भाबरू शिलालेख सही नहीं है। इसे बैराट शिलालेख या कलकत्ता बैराट शिलालेख के नाम से उल्लेखित किया जाना चाहिए। पृथक कलिंग शिलालेख। नवविजित कलिंग प्रदेश में अशोक ने धौली तथा जौगढ़, दोनों जो कि अभी उड़ीसा में हैं, 2 पृथक शिलालेख प्रतिष्ठापित किए थे। ये दोनों शिलालेख 14 बृहत शिलालेखों की श्रृंखला के अनुपूरक ही है। और बात करते हैं लास्ट में गुहा अभिलेख। बिहार में गया के पास बाराबार की पहाड़ियों में अशोक के 3 गुफा लेख मिले हैं, जिनमें इन गुफाओं को अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिए जाने की सूचना है। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक राजा रुद्रदामन का गिरनार, जो कि जूनागढ़ में है, अभिलेख 150 ईस्वी भी मौर्य काल के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है। नागार्जुनी गुहा लेख में भी अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं दूसरा जो स्रोत है, वो है साहित्यिक ग्रंथ। इनके अंदर बौद्ध ग्रंथ में जैसे दीपवंश, महावंश, दिव्यादान, मिलिंद पन्हु, महाबोधिवंश, महावंश, टीका, आर्य मंजूषी कल्प, ये इन सभी से मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अन्य साहित्यिक स्रोतों में विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा रक्षक, कलन के राजतरंगिणी, सोमदेव के कथा सरित सागर और सेमचंद्र के व्रत कथा मंजरे का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन मौर्य के इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है। यह राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 15 खंडों और 180 अध्यायों में विभाजित है तथा यह संस्कृत गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य मौर्य शासकों का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह कौटिल्य की रचना है। ऐसे उल्लेख अर्थशास्त्र में स्थल स्थल पर मिलते हैं। कौटिल्य, जैसा कि हम अन्य शासकों से जानते हैं, चंद्रगुप्त का मुख्य परामर्शदाता एवं प्रधानमंत्री था। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त हमें पता है, लेकिन अर्थशास्त्र की तिथि के बारे में विद्वानों में विवाद है। विंटरजित जॉली, कीथ F.W. टॉमस, H.C. राय चौधरी के और कुछ अन्य विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया कि अर्थशास्त्र एक परवर्ती रचना है और इसे मौर्य काल की स्रोत सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी ओर आर श्यामाशास्त्री, रोमिला थापर तथा अन्य विद्वानों का कहना है कि इस विश्वास के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि अर्थशास्त्र मूलतः एक मौर्यकालीन रचना है और इसका लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या मुख्य परामर्शदाता था। अर्थशास्त्र में बहुत सारी बातें हैं जो मौर्य काल पर एकदम खरी उतरती है। अर्थशास्त्र में प्रस्तुत मौर्य प्रशासन का विवरण भी मेगास्थनीज के इंडिका से पुष्ट होता है। अर्थशास्त्र को मौर्य काल का रचना काल मानना ही उपयुक्त है। अब बात करते हैं विदेशी स्रोत। विदेशी लेखकों के वृत्तांतों से भी मौर्य काल के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इनमें सबसे पहले आते हैं जो प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले आए थे सिकंदर के अभियान में उसके साथ आए हुए 3 इतिहासकार। इन्हें
तीन अपने भारत संबंधी विवरण के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है नियार्कस, दूसरा अरिस्टोबुलस और तीसरा ओनेसिक्रेटस। इनके ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन ग्रंथों के अंश परवर्ती यूनानी व रोमन लेखकों ने उद्धृत किए हैं। इन लेखकों के बाद मौर्य दरबार में आए यूनानी राजदूतों का भारत संबंधी विवरण महत्वपूर्ण है। इनमें सर्वोपरि मेगास्थनीज है, जिसकी पुस्तक इंडिका से अधिक महत्वपूर्ण कोई भी विदेशी वृत्तांत नहीं है। मेगास्थनीज के बाद आने वाले यूनानी राजदूत थे डायमेकस तथा डायनोसिस। इनका विवरण उपलब्ध नहीं है। उसके बाद बहुत से बाद में आने वाले यूनानी रोमन लेखकों ने सिकंदर के इतिहासकारों, मेगास्थनीज की इंडिका एवं अन्य स्रोतों के आधार पर मौर्य युगीन भारत का विवरण दिया। इन लेखकों में महत्वपूर्ण है डायोडोरस, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व था। स्ट्रोबो ईसा पूर्व 64 ईस्वी से 19 ईस्वी तक। कर्टियस 41 ईस्वी से 54 ईस्वी। प्लिनी जेस्ट, जो कि 23 ईस्वी से 89 ईस्वी। प्लूटार्क 46 ईस्वी से 120 ईस्वी। एरियन द्वितीय शताब्दी ईस्वी। जस्टिन 138 ईस्वी से 161 ईस्वी और टॉलमी द्वितीय शताब्दी। ये सब प्रमुख रहे हैं, लेकिन इन सब में जो प्रमुख रहा है वो क्या रहा है? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका आज अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, लेकिन पुराने यूनानी लेखकों जिनके नाम ऊपर दिए हैं हमने, जिनके ऊपर मैंने बताया, उनके द्वारा उद्धरणों से विवरण की पर्याप्त जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन भारत के बहुत से पक्षों के बारे में प्रचुर जानकारी दी और एक समकालीन व्यक्ति का विवरण होने के कारण इसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माना जाता है। अब बात करते हैं पुरातात्विक उत्खनन। पिछले 50 वर्षों में अनेक मौर्यकालीन स्थलों के पुरातात्विक उत्खनन प्राप्त हुए हैं। जैसे पटना के निकट कुम्हरहार तथा बुलंदीबाग के उत्खननों से मौर्यकालीन भव्य राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं, जो मेगास्थनीज के विवरण से मेल खाते हैं। राजगृह, कोशाम्ब, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों में हुए उत्खननों से समकालीन भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तरी चमकीली काली मृदभांड परंपरा या NBP पात्र परंपरा, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, को लगभग संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में प्रयुक्त किया जाता था। इस पात्र परंपरा के 1 दर्जन से अधिक पुरा स्थलों से प्राप्त रेडियो कार्बन तथ्यों से हमें ये ज्ञात होता है। अब बात करते हैं कलात्मक अवशेष। मौर्य साम्राज्य का वैभव कला में भी अभिव्यक्त हुआ है। उस समय के कलात्मक अवशेषों में मौर्यकालीन राजप्रासाद, गुहा विहार, प्रस्तर मूर्तियाँ तथा अशोक के स्तंभ एवं उनके शीर्ष प्रतिष्ठापित पशु मूर्तियाँ सम्मिलित हैं। इन कलात्मक अवशेषों एवं उनसे मिलने वाली जानकारी के बारे में से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और लास्ट है हमारा मुद्राएं या सिक्के। मौर्य साम्राज्य मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर आधारित था। मौर्य काल की रजब मुद्राओं की पहचान लगभग समस्त भारत से प्राप्त आहत या पंचमार्क मुद्राओं से की जाती है, जिनमें से कुछ प्राक मौर्य युगीन माना जाता है और कुछ को मौर्य युगीन और शेष को मौर्योत्तर युगीन। आहत या पंचमार्क सिक्कों पर न तो किसी शासक का नाम मिलता है और न ही उन पर कोई तिथि ही अंकित है। इनमें से अधिकतर सिक्कों पर केवल वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु पक्षी आदि जैसे प्रतीक चिन्हों को पंच या मुद्रांकित किया गया है। इन सिक्कों पर कोई लेख न होने के कारण उनका तिथि निर्धारण संबंधी हमारा अनुमान मुख्यतः उनके प्रतीक चिन्हों की महत्ता पर निर्भर है। ऐसे सिक्के जिन पर मेरु और चंद्र तथा मयूर चिन्ह आहत है प्राय मौर्यों द्वारा प्रचलित माने जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर मौर्यकालीन स्थलों से उत्खनन के द्वारा NBP मृदभांड तथा पंचमार्क सिक्के साथ में मिले हैं।